आपके लिए बड़ा जबरदस्त रिवीजन होगा। ये चैप्टर बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन जिन ग्रुप्स में मैंने भी, फिजिकल ग्रुप्स में भी ये चैप्टर चल रहा है, तो अंदाजा ये हो रहा है कि चूंकि बच्चों ने पिछले सालों में पढ़ा हुआ था, तो उनको बेसिक्स भी भूल गए, और किनको जिनको याद है उनको थोड़ा सा रिकॉल करने में हेल्प आउट हो रहा है। तो बहरहाल कोशिश करनी है कि मेरे बच्चे ये आपके लिए अच्छा रिकॉल साबित हो। अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लें कि एज पर योर सिलेबस कंटेंट, चाहे आप जीसीएसई के बच्चे हैं या आईजीसीएसई के, अगर आप अपना सिलेबस कंटेंट देखेंगे तो उस सिलेबस कंटेंट में हम तो देखो बायोलॉजी को टॉपिक बाय टॉपिक लेके चल रहे हैं, लेकिन जो सिलेबस कंटेंट है उसमें आप अगर जाएंगे बुक के इंडेक्स में, तो वी हैव अ चैप्टर विद द नेम ऑफ रेस्पिरेशन। एक चैप्टर हमारे पास रेस्पिरेशन के नेम से है, और एक चैप्टर हमारे पास गैसियस एक्सचेंज के नेम से है। अगर बुक में जाएंगे तो बुक में हम जो है वो इस टॉपिक को दो हिस्सों में पाएंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव अगर उसमें कुछ विजिट करें तो उसमें रेस्पिरेशन के नाम से अलग कंटेंट है और गैसियस एक्सचेंज के नाम से अलग चैप्टर है। तो आप यूं समझ लीजिए कि हम इस हेडिंग के अंदर दो चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, रेस्पिरेशन भी और गैसियस एक्सचेंज भी। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डू आज काफी सारा काम करना है, तो बगैर वक्त जाया किए शुरू करते हैं डिस्कशन अपनी रेस्पिरेशन से। ठीक है जी, रेस्पिरेशन के टॉपिक से अपनी डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। पहले चूंकि आप लोगों ने ये टॉपिक मैक्सिमम बच्चों ने पढ़ा हुआ है, तो आई वांट टू गिव यू द फर्स्ट चांस। मुझे बताएंगे अपने अपने हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट डू वी मीन बाय, ठीक है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? आप मेरी वीडियो नहीं देख पा रहे बच्चों? इज माई वीडियो नॉट विजिबल टू यू? इट मस्ट बी। ठीक है जी, ओके। चलो बेटा, रेस्पिरेशन क्या है मेरा बच्चा? व्हाट इज रेस्पिरेशन? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, ओके। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और एनीथिंग एल्स? ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स टू रिलीज एनर्जी, चले, और एनीथिंग एल्स? breakdown of glucose to release energy, और anything else इसके अलावा? breakdown the chemical reactions, ओके। आगे आगे कुछ और? हार्वेस्टिंग ऑफ एनर्जी, केमिकल। अच्छा, आई मस्ट कन्फेस दिस कि यू आर दी ओनली ग्रुप, ठीक है, आउट ऑफ 9 और 10 ग्रुप्स ऑफ ओ लेवल बायोलॉजी गोइंग ऑन, कि जिस बच्चे ने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन में ये किसी ने भी नहीं कहा कि ऑक्सीजन का इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल करना इज रेस्पिरेशन। यू आर दी ओनली ग्रुप। आई एम वेरी शॉक्ड कि अब तक मैंने जितने ग्रुप में भी ये सवाल पूछा है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे ब्रेक डाउन ऑफ फूड की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने, मेजोरिटी ने जो आंसर किया था वो ये था कि एयर को इनहेल और एक्सहेल करने को रेस्पिरेशन कहते हैं, या ऑक्सीजन को इनहेल एक्सहेल करने को रेस्पिरेशन कहते हैं। ये ज्यादातर ग्रुप में कॉमन आंसर आया था, एंड आई एम वेरी वेरी सरप्राइज कि आप में से किसी का भी रिस्पॉन्स ये वाला नहीं आया है। एंड अब आप सोच रहे होंगे सर आप सरप्राइज है पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में? डेफिनेटली आई एम सरप्राइज इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि असल में जो बच्चे रेस्पिरेशन के बारे में ये कमेंट कर रहे होते हैं कि भाई इनहेल और एक्सहेल करना, एयर इनहेल करना, एयर एक्सहेल करना, दोज आर एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। वो गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आई एम वेरी पॉजिटिव कि माशाल्लाह आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स किया। और अगर आपको याद हो तो क्लासिफिकेशन के चैप्टर में जब तुम लोगों को मैंने मिसेस ग्रेन का निमोनिक पढ़ाया था, याद है बच्चों? क्लासिफिकेशन के चैप्टर में जब हमने मिसेस ग्रेन का निमोनिक पढ़ा था, वहां पर मैंने तुम लोगों को रेस्पिरेशन डिफाइन किया था, और ऐसे ही डिफाइन किया था कि इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटीरियल्स। तो आई एम वेरी हैप्पी, माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, माशाल्लाह तबारक अल्लाह, कि आप लोगों ने सही रिस्पॉन्सेज, ज्यादा मेजोरिटी के रिस्पॉन्सेज सही आए हैं। ठीक है जी, कि रेस्पिरेशन, ये जिन बच्चों को नहीं मालूम था, बेटा रेस्पिरेशन सांस लेने को नहीं कहते। रेस्पिरेशन का एक मिसकंसेप्शन ओ लेवल्स के बच्चों में क्या होता है, वो समझते हैं कि सांस लेना और छोड़ना, इनहेल और एक्सहेल करना रेस्पिरेशन है, विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है ना? रेस्पिरेशन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस का नाम है, जिसका जिसका विजुअल कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूं। देखो, जो बच्चों आप लोगों ने डेफिनेशन दी ना, वो डेफिनेशन ठीक है, लेकिन इस डेफिनेशन में भी एक प्रॉब्लम है कि इस डेफिनेशन में आपको अपनी बॉडी के हिसाब से रेस्पिरेशन का पूरा विजुअल नहीं मिलता। तो अब मैं आपको वो एक विजुअल देने लगा हूं। इस विजुअल कॉन्सेप्ट से आपको रेस्पिरेशन सारी जिंदगी के लिए याद हो जाएगा। और याद रखिए, रेस्पिरेशन एक वाहिद टॉपिक है। इट इज द ओनली टॉपिक इन बायोलॉजी विच यू विल स्टडी इन ओ लेवल, इन एएस लेवल बायोलॉजी एंड इन ए2 लेवल बायोलॉजी। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट ए लेवल में भी रहे तो ओ लेवल, एएस, ए2 तीनों साल रेस्पिरेशन इज अ कॉमन टॉपिक। तो याद रखें, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। तो लेट मी गिव यू अ डिफरेंट
कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन, अ थॉरल विजुअल अबाउट योर बॉडी कि रेस्पिरेशन तुम्हारी बॉडी में किस प्रोसेस का नाम है। फिर हम डिफाइन भी करेंगे, डिफाइन करने के लिए हम वही क्राइटेरिया यूज करेंगे, लेकिन जब मैं अभी आपको समझा रहा हूं तो मैं इसका एक ब्रॉड स्पेक्ट्रल कॉन्सेप्ट आपके सामने रखने लगा हूं। मेरे बच्चों, हम क्या करते हैं समझना, हम नोज से यानी नाक से एयर को इनहेल करते हैं, यस और नो। नाक से इनवॉलेंट, जब आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो आप मुंह से सांस नहीं ले रहे, यू आर नॉट ब्रीदिंग थ्रू योर माउथ, रादर यू आर ब्रीदिंग थ्रू नोज, प्रोवाइडेड कि आपकी नाक बंद ना हो। तो नोज से हम एयर को क्या करते हैं बेटा, इनहेल करते हैं। और ये एयर कहां पहुंचती है बच्चों, बोलो बेटा, लंग्स में। नोज से हम एयर को इनहेल करते हैं एंड दिस नो एयर ट्रेवल्स ऑल द वे, ये पूरा हमारा पाथ है जो चैप्टर में हम पढ़ेंगे, एंड इट विल रीच टू लंग। याद रखना, हम ऑक्सीजन को इनहेल नहीं करते, वी इनहेल एयर। हम ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर रहे हैं, हम एयर इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। अब लंग्स में ये ऑक्सीजन एयर पहुंच गई, लेकिन लंग्स से आगे क्या जाएगा, लंग्स से आगे एयर नहीं जाएगी, बल्कि लंग्स से आगे सिर्फ ऑक्सीजन जाती है। लंग्स से आगे सिर्फ ऑक्सीजन जाती है, किसके थ्रू जाती है बच्चों, ब्लड के थ्रू। ब्लड इज द कैरियर, ब्लड आता है, ब्लड ऑक्सीजन को, बेटा ये तुम्हारी बॉडी के बारे में विजुअल है, जब तुमने सांस ली नोज के थ्रू तो बेटा एयर कहां पहुंची, लंग्स में। लंग्स में से आगे क्या गई है, ऑक्सीजन, किसके थ्रू गई है बच्चों, ब्लड के थ्रू। ब्लड इस ऑक्सीजन को कहां लेकर जाएगा बेटा, ब्लड इज गोइंग टू डिलीवर, इज गोइंग टू गिव दिस पार्सल टू एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। इट इज गोइंग टू गिव दिस पार्सल टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी, बिकॉज हमारे हर सेल को क्या चाहिए बेटा, ऑक्सीजन चाहिए। तो लंग्स में एयर पहुंची, वहां से ऑक्सीजन आगे बढ़ी ब्लड के थ्रू, और कहां पहुंची बच्चों, सेल्स में। अब जब सेल में पहुंच गई तो सेल में पहले से क्या मौजूद होता है बेटा, ग्लूकोज। तो दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज सो दैट एनर्जी कैन बी मेड। किस फॉर्म में बनती है बच्चों एनर्जी, एनर्जी is made in form of a chemical molecule called ATP, and along with energy carbon dioxide and water are produced, yes or no बच्चों, do we know that already, we have talked about this multiple times। दोबारा समझना, तुम्हारी बॉडी की बात हो रही है, नाक से हमने एयर इनहेल की, वो कहां तक पहुंची, लंग्स तक पहुंची। लंग्स से आगे किसने जाना है, ओनली ऑक्सीजन वाया ब्लड, और ये कहां पहुंचेगा बेटा, सेल में। फिर सेल के अंदर क्या होगा, सेल के अंदर ग्लूकोज विल बी यूज्ड टू ब्रेक डाउन oxygen is used to break down glucose so that energy can be produced, along with it carbon dioxide and water is produced। अब water को तो हम यूरिन में फेंक देंगे, water चला जाएगा यूरिन में, but what about carbon dioxide? So the carbon dioxide is given back, the carbon dioxide is given back by the cells, and blood is going to carry कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू लंग्स। देखो समझ आ रहा है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स के अंदर बनी, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को सेल्स क्या करते हैं, वापस ब्लड को देते हैं, और ब्लड क्या करते हैं, ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाता है, और कहां लेके जाता है मेरे बच्चे, सीधा लंग्स में ले जाता है। ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को कहां लेके जाता है बेटा, लंग्स में ले जाता है, और लंग्स में द कार्बन डाइऑक्साइड अगेन बिकम्स द पार्ट ऑफ एयर। कार्बन डाइऑक्साइड किसका पार्ट बन जाएगी लंग्स में बेटा, एयर का, और उस एयर को हम एक्सहेल कर देते हैं, उस एयर को हम बाहर निकाल देते हैं। ये जर्नी समझ आ रही है तुम लोगों को? देखो बेटा, इस जर्नी में 3 मेजर स्टेजेस, ये मैं तुम्हें वो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं जो एक डॉक्टर के पास होता है, और यही रेस्पिरेशन का असल विजुअल कॉन्सेप्ट है कि रेस्पिरेशन इज नॉट जस्ट taking in air of or breaking out giving out carbon dioxide, or it is not just this breakdown, rather to break down this whole event is involved। नाक से एयर का लेना, लंग्स तक जाना, लंग्स से ऑक्सीजन का आगे बढ़ना, ब्लड का उस ऑक्सीजन को सेल तक ले जाना, एंड देन सेल के अंदर द ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज सो दैट एनर्जी कैन बी मेड, एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन बैक टू द ब्लड, blood is going to carry this to lungs में the carbon dioxide becomes the part of the air, and we exhale that air out through nose। beta this whole journey is respiration, which is primarily divided into 3 stages। respiration का जो पूरा process है, if you are listening to this carefully, respiration का जो ये पूरा process है, it is divided into these 3 stages। Number 1, nose से lung and lung से nose की journey।
भाई नोज से लंग तक एयर का जाना, लंग से नोज तक एयर का आना, ऑल्दो जाने वाली एयर एंड आने वाली एयर क्या है, डिफरेंट है। इसी तरह लंग से ऑक्सीजन का सेल तक जाना और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड का लंग तक वापस आना, दिस इज द सेकंड स्टेज। एंड थर्ड स्टेज इज द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। सो बेटा याद रखें, रेस्पिरेशन का जो ये पहला स्टेज है, वी कॉल दिस गैसियस एक्सचेंज और ब्रीदिंग। ये जो पहला स्टेज आपने लिखा, दैट इज गैसियस एक्सचेंज और ब्रीदिंग। समझ आ रही है बेटा बात? यानी गैसियस एक्सचेंज और ब्रीदिंग सेम नहीं होता, बल्कि गैसियस एक्सचेंज सिर्फ कौन सा वाला इवेंट है, पहला स्टेज है। कि अगर हम नोज से लंग और लंग से नोज की जर्नी, नोज से लंग और नोज से लंग की जर्नी पढ़ रहे हैं, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन विच इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज और ब्रीदिंग। तो गैसियस एक्सचेंज और रेस्पिरेशन सेम चीज नहीं है, रादर गैसियस एक्सचेंज इज वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ, गैसियस एक्सचेंज इज वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। इज दैट क्लियर? तो गैसियस एक्सचेंज किसको कहते हैं? नोज से एयर का लंग तक पहुंचना, जाने वाली एयर क्या कंटेन करेगी, ऑक्सीजन, और वापस आने वाली एयर क्या कंटेन कर रही है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेरा बच्चा ये जो जर्नी है जाने और आने की, इसे क्या कहते हैं, गैसियस एक्सचेंज और ब्रीदिंग। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बेटा माउथ टू लंग्स नॉर्मल नहीं है, अगर आप मुंह से सांस ले रहे हैं इट्स नॉट नॉर्मल, लेकिन अगर ले रहे हैं तो वो भी लंग तक ही जाएगी। बट अल्लाह ने सांस लेने की नाक बनाए, और इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग जो होती है वो नाक से ही होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाए दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? लंग से ऑक्सीजन का सेल तक जाना वाया ब्लड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का सेल से वापस लंग तक आना है वाया ब्लड। बेटा स्टेज समझ पा रहे हो? सेकंड स्टेज में आ रहे हैं कि लंग से ऑक्सीजन का सेल तक जाना वाया ब्लड, एंड सेल से कार्बन डाइऑक्साइड का वापस लंग तक आना वाया ब्लड। दिस इज the second stage of respiration, and we call this internal respiration. The second stage of respiration is what we call internal respiration. The second stage of respiration is called internal respiration. The first stage is called gaseous exchange. The second stage is called internal respiration. And when the oxygen is reached in the cell, जब ऑक्सीजन सेल के अंदर पहुंच गई है, और ये एक्टिविटी कहां हुई है, सेल के बाहर हुई है, सेल के अंदर हुई है बच्चों। वेयर इज दिस एक्टिविटी टेकिंग प्लेस, इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल? हाँ भाई, इनसाइड द सेल। आउटसाइड कौन कह रहा है भाई? ये वाली ब्रेकडाउन कहां हुई है, ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन, दैट इज इनसाइड द सेल। बेटा दिस एक्टिविटी इज द थर्ड स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में कह रहा था ना कि डेफिनेशन से हमें वो विजुअल नहीं मिलता जो हमें इस तरह से कैटेगराइज करने से मिलता है। जब हम डेफिनेशन कहते हैं, हम कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ये ऑक्सीजन आई कहां से? ये ऑक्सीजन आई यहां से यहां, फिर यहां से यहां, और फिर यहां से यूज हुई है। तो ये अगर बैकग्राउंड पूरे कॉन्सेप्ट को देखा जाए, तो दीज आर दी थ्री स्टेजेस व्हिच आर इन्वॉल्व एज अ स्टेज ऑफ। बेटा एटीपी इज द केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, मीर तालपुर। ठीक है। आफ्टर माउथ प्रोसेस, आफ्टर माउथ प्रोसेस भी बेटा यही ब्रीदिंग और गैसियस एक्सचेंज ही कहलाएगा। तो रेस्पिरेशन के कितने स्टेजेस है बेटो बच्चों? तीन स्टेजेस है। नंबर वन गैसियस एक्सचेंज, नंबर टू इंटरनल रेस्पिरेशन, नंबर थ्री सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हमारे ओ लेवल्स में जो डिटेल है वो इस वाले की है, एएस बायोलॉजी में इस वाले की डिटेल है, और ए टू बायोलॉजी बायोलॉजी में आप इस वाले प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। जी जी जी, ये गैसियस एक्सचेंज में आएगा, ट्रैकिया और बाकी सब। ये समझ आता है बच्चों, यस और नो? एटीपी की फुल फॉर्म इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सर ये पूरी और की जाएगी वापस, पूरी एयर बेटा वो बताऊंगा अभी आगे जाके। पूरी एयर जाएगी, पूरी एयर आएगी, पूरी एयर जाएगी, सिर्फ एयर में से ऑक्सीजन, सिर्फ एयर में से। अभी आगे जाके क्लियर हो जाएगा बेटा, अभी तो बस एक बेसिक रॉ कॉन्सेप्ट दिया मैंने। तो पहले इन जनरल समझ लें कि हम एयर इनहेल करते हैं, एक्सहेल भी एयर करते हैं। ठीक है जी। और एयर का इनहेल करना और एयर का एक्सहेल करना, ये क्या कहलाता है बच्चों? गैसियस एक्सचेंज। फिर उसमें से ऑक्सीजन का लंग से सेल तक जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का वापस आना वाया
ब्लड। ये क्या कहलाता है बच्चों? इंटरनल रेस्पिरेशन। और फिर ऑक्सीजन का ग्लूकोज को यूज ब्रेक डाउन करना करना एनर्जी का प्रोड्यूस होना, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होना, ये क्या कहलाता है बच्चों? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। आर वी गुड टू गो? आर वी गुड टू गो एवरीबॉडी? ओके गुड। अब मेरे बच्चों में उन्होंने हालो, अब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं विद द टर्म सेल्यूलर रेस्पिरेशन, विद द टर्म सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मेरे बच्चा क्या देख रहे हैं हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन में? कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और क्या बन रही है? एनर्जी बन रही है। ठीक है ना? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और क्या बन रही है? एनर्जी बन रही है। डेफिनेशन लिखो बच्चों, डेफिनेशन लिखो। द प्रोसेस ऑफ breakdown of complex organic compounds like glucose to produce energy is called cellular respiration। क्या कहा हमने? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रखें हमने ये बात बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में पढ़ी थी कि ग्लूकोज सबसे कॉमन है, लेकिन सिर्फ ग्लूकोज ही वाहिद कंपाउंड नहीं है। ग्लूकोज इज नॉट द ओनली कंपाउंड दैट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय द बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी। व्हेन यू आर इन नीड, body can break down fats, lipids, other materials as well. So that is why I have make sure that politically this statement covers everything. The process of breakdown of complex organic compounds like glucose टू प्रोड्यूस एनर्जी। मकसद क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस करना है। मेरे बच्चे इस प्रोसेस को सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। डू यू ऑल अंडरस्टैंड? आर यू ऑल विद मी? गिव मी यस और नो। आर यू ऑल विद मी? चलो बेहतरीन हो गया मेरे बच्चे। नाउ टाइप्स ऑफ, कनेक्ट करने जा रहे हैं बेटा, टाइप्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। आज बहुत सारा समझना है, समझने का पार्ट मुश्किल नहीं है, बट ये कि लिखना भी है साथ साथ, तो तेज तेज लिखना है। सिर्फ स्क्रीनशॉट मत लेते रहना बेवकूफों की तरह। अभी लिख लोगे तो लिख लोगे मेरे बच्चे। अब जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, व्हाट वाज सेल्यूलर रेस्पिरेशन? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। व्हाट वाज सेल्यूलर रेस्पिरेशन बच्चों? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो जो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज का प्रोसेस है बच्चे, ये फिर दो टाइप का है। नंबर वन, नंबर टू करके लिखते हैं। नंबर वन इज व्हाट वी कॉल एरोबिक रेस्पिरेशन, and number two is anaerobic respiration। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब मेरे बच्चे लिसन नाउ वेरी केयरफुली प्लीज। दरमियान में चैट में जब तक मैं रिस्पांस मांगू नहीं, ठीक है, जो मैं आपसे पूछूं तो वो आप मुझे जवाब दीजिए। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, उससे एक तो डिस्ट्रैक्शन भी होती है, और फिर मुझे मैं जो ज्यादा बॉदर होता हूँ ना, कि मैं एक कॉन्सेप्ट को एक स्पेसिफिक चैनल से आपके दिमाग में बिठाना चाह रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। रैंडम इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। ठीक है? अगर रैंडम इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होती तो आज आपको मुझसे पे पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चैनलाइज करें ना, चैनलाइज करना है सही तरीके से। मैंने उस दिन आपको शायद स्टोरी सुनाई थी, अब नहीं सुनाई थी तो मैं सुना देता हूं आज, ताकि आप इससे सबक हासिल करें। ठीक है ना? सबक हासिल कर लें। एंड दैट इज कि एक जाकिर खान का नाम सुना है किसी ने? जाकिर खान, डू यू नो हु इज जाकिर खान? जाकिर खान का नाम सुना? हु इज जाकिर खान? जाकिर खान वो स्टेज कॉमेडियन की बात नहीं हो रही। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तबला प्लेयर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तबला प्लेयर, तबला तबला समझते हैं ना, तबला प्लेयर जो रहा है हिस्ट्री में, दैट इज जाकिर खान। ठीक है ना? तो जाकिर खान के बारे में लिखा हुआ है कि जाकिर खान के पास ना एक शख्स आया टू लर्न हाउ टू प्ले तबला, हाउ टू बी, कबला नहीं में तबला, तबला द ड्रम जो हाथ से बजाते हैं, तबला। तो उसने कहा कि भाई मुझे आपसे जो है वो तबला प्ले करना सीखना है, ड्रम प्ले करना सीखना है। तो मैं 10 साल से ऑलरेडी सीख रहा हूं, तो बस आप मुझे थोड़ा बहुत और सिखा दे तो आई वुड बी दी स्पेशलिस्ट।
तो जाकिर खान ने पहले मना कर दिया उसको। जब उसने बहुत ज्यादा जोर डाला तो उसने कहा ठीक है मैं सिखा दूंगा, इतनी इतनी फीस होगी और कम से कम तुम्हें 10 साल और लगेंगे, मेरे पास 10 साल और लगेंगे सीखने के लिए। अच्छा जी, चूंकि जाकिर खान इज सच ए लेजेंड तो उसने अग्री कर लिया। अभी वो जा ही रहा था कि एक दूसरा शख्स आ गया जो उम्र में, एज में भी यंगर था, और उसने आगे कहा कि मुझे आपका स्टूडेंट बनना है जाकिर खान से। तो जाकिर खान ने कहा अच्छा तबला पहले से बजाते हो? उसने कहा नहीं, फ्रेशर हूं। उसने कहा ठीक है भाई, बहुत आसानी से सीख जाओगे। उसने कहा तुम्हें 1 साल में सिखा दूंगा, 1 साल में तुम्हें तबला प्ले करना सिखा दूंगा, और फीस भी उसको कम बताई। अब जो पहला वाला शख्स था वो हैरान हो गया, उसने कहा ये तो बड़ी अजीब सी नाइंसाफी हुई कि मैं 10 साल से ऑलरेडी तबला प्ले कर रहा हूँ, मुझे ये नखरे कर रहे हैं, मुझे फीस भी ज्यादा बता रहे हैं और मुझे टाइम भी ज्यादा बता रहे हैं कि तुम्हें 10 साल और लगेंगे, और जिसको कुछ भी नहीं आता उसको कह रहे हैं कि जनाब अली तुम्हें मैं 1 साल में सिखा दूंगा। तो ये क्या गेम है? तो जब वो दूसरा शख्स चला गया तो उसने पूछा कि भाई ये क्या साहब है, जाकिर हुसैन। तो उसने जनाब अली पूछा जाकिर साहब से कि भाई ये क्या माजरा है, ये क्या लॉजिक है इसकी। उस जो जाकिर खान का जो जवाब है ना, जाकिर खान कह रहा हूँ, जाकिर हुसैन का जो जवाब है वो है असल में आप लोगों के लिए लर्निंग, जो रैंडम इंफॉर्मेशन फेंकते रहते हैं दरमियान में उनके लिए। तो जाकिर हुसैन ने कहा कि भाई देखो वो है कोरा, उसको कुछ भी नहीं आता, तो उसकी उंगलियां रॉ है, तो मैं उसको जब सिखाऊंगा तो फॉर दी फर्स्ट टाइम उसकी उंगलियां एक्चुअल उसी रिदम पे सेट होंगी जैसे कि मैं सेट करना चाहता हूं, तो वो जल्दी सीख जाएगा। तुम 10 साल से ऑलरेडी तबला प्ले कर रहे हो तो तुम्हारी उंगलियां किसी और, तुम्हारी मसल मेमोरी किसी और तरह से सेट है, और मेरा स्टाइल वो नहीं है। अगर मुझसे सीखना है तो मेरे स्टाइल में सीखना होगा, तो तुम्हें 9 साल लगेंगे अपनी उस मसल मेमोरी को डिलीट करने में, और 1 साल लगेगा नया सीखने में। समझ आ रही बात? तो ये बात यहां क्यों बता रहा हूं मैं कि जो आप रैंडम इंफॉर्मेशन फेंकते रहते हैं, यस दैट इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आर करेक्ट, लेकिन मैं आपको जो चैनलाइजेशन देना चाह रहा हूं उसके लिए आप प्लीज जरा मुझे मौका दें, ताकि उस पैटर्न में बैठे और उस पैटर्न में लॉन्ग टर्म याद रहे। कल को आप एएस में हो, ए लेवल्स में हो, यूनिवर्सिटी में हो, तो आपको याद आए कि यार ओ लेवल में कोई खानदानी टीचर मिला था जिसने जो बातें बताई थी, जो लॉजिक्स बताई थी, जो रेफरेंसेस दिए थे, जो कंसेप्ट दिए थे, जो एग्जांपल्स दी थी, वो आज यूनिवर्सिटी में भी काम आ रही है। सही है नहीं? तो ये, और फिर इससे डिस्टर्बेंस भी होती है कि रैंडम कोई सवाल चल नहीं रहा, अब दरम्यान में ठक 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 ये इन्फॉर्मेशन, ये उससे क्या होता है बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं। तो प्लीज ख्याल रखें। अब बैक टू डिस्कशन। अब देखो ये एक्स्ट्रा 2 4 5 मिनट जाया हो गए, मैंने ये एरोबिक एरोबिक और काफी कुछ आज कवर करना है भाई, अगर नहीं हुआ ना तो इल्जाम उन्हीं लोगों को पर है जो दरमियान में डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बैक टू डिस्कशन। टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, बेटा हमने क्या कहा? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। ग्लूकोज जैसे कंपाउंड का ब्रेक होना ताकि एनर्जी बने, इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं बेटा? सेल्यूलर रेस्पिरेशन कह रहे हैं। सही है ना? सेल्यूलर रेस्पिरेशन कह रहे हैं। तो मेरे बच्चे अब ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन दो तरह की है। अब पहले समझो, लिखवाऊंगा मैं, लेकिन अभी बहुत सारी बातें रैंडमली समझाकर फिर चैनलाइज करके लिखवाऊंगा। तो बेटा एरोबिक, एरोबिक नाम से पता चल रहा है एरोबिक निकला है एयर से, और एयर से यहां पर मतलब है ऑक्सीजन। अगर आप ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर आप ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मेरे बच्चा ये ब्रेक डाउन क्या कहलाएगा? एरोबिक ब्रेक डाउन कहलाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। और अगर आप ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करो एन एरोबिक विदाउट एयर, और एयर से यहां मतलब फिर से क्या है? ऑक्सीजन है। अगर आप ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हो विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट एयर, तो इस ब्रेक डाउन को एनएरोबिक कहेंगे। मैं समझाऊंगा समझाऊंगा और लिखवाऊंगा भी, पहले समझे। एरोबिक और एनएरोबिक डेफिनेशन बिल्कुल ये कंपैरिजन में लिखवाऊंगा ताकि जल्दी जल्दी याद हो जाए, ठीक है ना? तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? मैंने आपको पहले बताया, रेस्पिरेशन क्या था? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब अगर उस ग्लूकोज, देखो डेफिनेशन में मैंने ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया, आप देखें डेफिनेशन में कहीं पर भी ऑक्सीजन नहीं लिखा, मैंने एयर नहीं लिखा। तो मैंने क्या कहा? अगर ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं और उस ब्रेक डाउन में हम ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, तो दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एरोबिक। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है एरोबिक, एयर से निकला है। एंड अगर हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं लेकिन उस ब्रेक डाउन में ऑक्सीजन या एयर का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे दिस इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। लेट मी राइट द डेफिनेशन नाउ। इतनी डेफिनेशन लिखो। द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज in presence of air
ऑक्सीजन to produce energy is called aerobic respiration. एंड यहां क्या कह रहे हैं हम, द ब्रेक डाउन ऑफ, बेटा साथ साथ याद करना बच्चों, याद करने की कोशिश करो मेरे साथ साथ, ऑफ ग्लूकोज विदाउट एयर ऑक्सीजन to produce energy is called anaerobic respiration. Is called anaerobic respiration. अब मेरे बच्चे डेफिनेशन की हद तक क्लियर है बच्चों, डेफिनेशन की लेवल तक क्लियर हो गया कि सिंपल है, अगर एयर के सामने ऑक्सीजन के साथ ब्रेक डाउन हो रहा है एरोबिक है, ऑक्सीजन के बगैर ब्रेक डाउन हो रहा है एनारोबिक है। चलो अब यहां पर मैं आपके दिमाग में एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखो हमने कहा कि यहां पर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां ब्रेक डाउन होगा बगैर ऑक्सीजन के। अब मैं एज ए स्टूडेंट आपके दिमाग में एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं, क्या कि अगर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बगैर ऑक्सीजन के हो सकता है, लिसन वेरी केयरफुली, अगर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बगैर ऑक्सीजन के हो सकता है तो फिर ऑक्सीजन की जरूरत क्या है? यूज योर कॉमन सेंस। इफ वी कैन ब्रेक डाउन, भाई डेफिनेशन में आप क्या कह रहे हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज विदाउट एयर, इसका मतलब है ग्लूकोज बगैर ऑक्सीजन के भी तो ब्रेक डाउन हो सकता है ना। तो अगर मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं, अगर ग्लूकोज बगैर ऑक्सीजन के भी टूट सकता है तो फिर हमें ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है? लिसन नाउ द आंसर, आंसर सुनना मेरा बच्चा। अगर ऑक्सीजन ग्लूकोज ऑक्सीजन के बगैर भी टूट सकता है तो अजीब बात है ना कि हमें ऑक्सीजन क्यों चाहिए फिर? तो याद रखें मेरा बच्चा, हमें ऑक्सीजन ग्लूकोज तोड़ने के लिए नहीं चाहिए, बल्कि हमें ऑक्सीजन ग्लूकोज को कंप्लीटली तोड़ने के लिए चाहिए। दो बातों में फर्क है। ग्लूकोज हमें ऑक्सीजन ग्लूकोज को सिर्फ ब्रेक डाउन करने के लिए नहीं चाहिए, बल्कि ग्लूकोज तो बगैर ऑक्सीजन की ब्रेक डाउन हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन जब होगी तो ग्लूकोज कंप्लीटली आखिरी हद तक ब्रेक डाउन होगा। देखो ग्लूकोज इज लाइक फ्यूल, ग्लूकोज एक फ्यूल है और उस फ्यूल में एनर्जी मौजूद है, उस एनर्जी को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस एनर्जी को हम निकालते हैं। तो जब ग्लूकोज कंप्लीटली टूटता है ना, जब ग्लूकोज कंप्लीटली, देखो ग्लूकोज कितने कार्बन का कंपाउंड होता है? 6 कार्बन का कंपाउंड होता है ग्लूकोज, ठीक है ना, 6 कार्बन का कंपाउंड है। तो अब जब ऑक्सीजन हम होती है तो ऑक्सीजन क्या करती है, 6 के 6 कार्बन को तोड़ के रख देती है और जो एनर्जी इसमें स्टोर होती है सारी की सारी इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेती है। जुमला दोबारा सुनना, ऑक्सीजन इज नॉट needed to just break glucose, rather it is required to completely break down glucose। इसीलिए जब ऑक्सीजन होगी तो ग्लूकोज कंप्लीटली टूटेगा, लेकिन ऑक्सीजन जब नहीं होगी तो ग्लूकोज पार्शियली ब्रेक डाउन होगा। ग्लूकोज पार्शियली ब्रेकडाउन का मतलब कि ग्लूकोज में जो ये कार्बन है, 6 अलग अलग कार्बन, ये सारे नहीं टूटेंगे, बल्कि कार्बन चेन कहीं कहीं से टूट जाएगी, कहीं कहीं से टूटेगी। तो जितनी एनर्जी ग्लूकोज के अंदर छुपी हुई है क्या सारी एक्सट्रैक्ट हो पाएगी? बोलो बेटा, जितनी एनर्जी छुपी हुई है ग्लूकोज के अंदर क्या वो सारी एक्सट्रैक्ट हो पाएगी अगर आपने इसको कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं किया? बोलो, नहीं हो पाएगी। तो कंसेप्ट यहां पर क्या है बच्चों कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली, पारा पारा, जर्रा जर्रा, टुकड़ा टुकड़ा, बिल्कुल इसको कीमा, ग्लूकोज का जो कीमा बनाना है ना, कि जिससे ग्लूकोज के अंदर जितनी एनर्जी है वो सारी एक्सट्रैक्ट हो जाए मेरे बच्चे, ये होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो मैं फिर एक बार जुमला आपको रिपीट कर देता हूं कि ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड जस्ट टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, oxygen is required to break down glucose completely। It means when without oxygen glucose is broken, it is not completely broken, and that is why the energy which is stored in glucose cannot be extracted completely। और इसी बात को अगर मैं यहां लिखवाऊं आपको तो याद रखिएगा, ग्लूकोज इज completely metabolized
और यहां हम क्या लिखेंगे बेटा, ग्लूकोज इज पार्शियली, ये कंपैरिजन के स्टाइल में लिखेंगे तो याद भी जल्दी हो जाएगा, पार्शियली मेटाबोलाइज्ड। अच्छा, जब ग्लूकोज यहां कंप्लीटली टूटा तो एनर्जी सारी एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, यस और नो? एनर्जी सारी एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे मेरे बच्चे? ठीक है, बिल्कुल कर पाएंगे। तो मेरे बच्चे यहां पर हम क्या कहते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। जब हम कहते हैं लार्ज अमाउंट, क्योंकि ज्यादा एनर्जी निकलेंगे तो कितनी, तो याद रखें 32 एटीपीज मिनिमम। जब हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ते हैं तो एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से मिनिमम 32 एटीपीज बनते हैं। लेकिन जब हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं बगैर ऑक्सीजन के, वो कंप्लीटली नहीं टूटता, वो कंप्लीटली नहीं टूटता, तो क्या होता है, less energy is produced, कितनी लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है मेरे बच्चे, कितनी लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है? अगर मैं फिगर फिगर टू फिगर कंपेयर करूं तो ये देखिए, सिर्फ 2 एटीपी। समझ आ रही बात? कि आप देखिए कंपैरिजन, देखें कंपैरिजन, कंपैरिजन एरोबिक में आप देखिए कि जब ग्लूकोज कंप्लीटली टूट रहा है तो 32 एटीपीज मिनिमम बन रही है। ये नंबर मैंने आपको आपके सिलेबस से बाहर दिया है, ठीक है ना? ये नंबर एक्चुअल नंबर है, लेकिन आपके सिलेबस में अमाउंट नंबर का जिक्र नहीं है, बल्कि बस इन जनरल है कि जब ग्लूकोज कंप्लीटली टूटेगा तो ज्यादा एनर्जी बनेगी और यहां कम एनर्जी बनेगी। आर यू गेटिंग दिस बच्चों, यस और नो? अच्छा, एक और बताओ, अभी मैंने बताया था कि जब जब ग्लूकोज कंप्लीटली टूटेगा तो कार्बन के सारे बॉन्ड्स टूट जाएंगे, यस और नो? जब कार्बन के सारे बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो हमें सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस। जब ग्लूकोज एरोबिकली टूटेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा, तो हमें सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज। कार्बन कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो गया तो हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज मिल जाएगा। समझ आ रही है बात या नहीं आ रहा? अच्छा, लेकिन जब यहां पर आपने कहा ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन विदाउट ऑक्सीजन, बेटा तो क्या ग्लूकोज कंप्लीटली टूटा था? नहीं टूटा था। तो हमें ये मिलेंगे सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि रेजिडुअल, हमें रेजिडुअल बचा कुचा कार्बन चेन मिलेगी, टूटी फूटी कार्बन चेन मिलेगी। रादर देन कि हमें सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, हमें रेजिडुअल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, बची कुची चेन्स ऑफ कार्बन मिलेंगी, बची कुची चेन्स ऑफ कार्बन मिलेंगी। मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, होल्ड फॉर अ सेकेंड, होल्ड फॉर अ सेकेंड। मेरे बच्चे, आप लोगों की फजूल चैट्स को देखते हुए मैंने चैट बंद कर दी है। अब इसका नुकसान क्या होगा कि जिसको जेन्युइन क्वेश्चन पूछना है ना, वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा। और मैं नाम भी देख रहा हूं, ये सारे बच्चे कल की क्लास में अटेंड नहीं करने दूंगा। कल की क्लास में ये बच्चे जो चैट में बिजी हैं, ये सारे, ठीक है ना, इस और बात पर फोकस कम है, ये सारे बच्चों के लिए एडवांस में इनाम और तोहफा ये है कि आप कल की क्लास अटेंड नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू अटेंड टुमारोज क्लास। ठीक है जी? तो प्लीज डू नॉट बॉदर टू ज्वाइन टुमारोज क्लास। थैंक यू। तो सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट्स बनेंगे लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और यहां पर हम क्या लिखते हैं बेटा, रेजिडुअल प्रोडक्ट्स लाइक लैक्टिक एसिड और ethanol are produced. Residual product like lactic acid and ethanol are produced. मेरा बच्चा, क्या कहा हमने कि यहां पर चूंकि कार्बन चेन बच्चों कंप्लीटली टूट गई है यहां पर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन चेन इज नॉट कंप्लीटली ब्रोकन, तो यू आर ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट लाइक लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। लैक्टिक एसिड और लिखा है, एंड नहीं लिखा। या तो लैक्टिक एसिड नामी एक प्रोडक्ट मिलेगा या एथेनॉल नामी एक प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि कार्बन चेन कंप्लीटली नहीं टूट रही है। ठीक है जी? एक और बात सुन लीजिए,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब लिखने जा रहा हूं, जगह मेरे पास खत्म हो रही है, तो एक और पॉइंट समझ लो बेटा। अगले पेज पे पहले मैं समझा देता हूं, फिर वहां लिख लूंगा। देखो मेरे बच्चे, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहाँ होता है सेल में, एनर्जी कहाँ बनती है, तो कौन सा स्ट्रक्चर आएगा आपके जहन में? अगर मैं आपसे पूछूं एनर्जी सेल में कहाँ बनती है, तो व्हाट वुड बी द आंसर? अब देखो चैट ही नहीं कर सकते, क्लास को और ज्यादा ड्राई कर दिया ना। मैंने चैट रीओपन कर दी है, लेकिन मैं जरा चैट देखता भी रहूंगा कि कौन है जिसको चैट में जो है ना मस्ती सूझ रही है। देखो मैंने माइक पहले बंद नहीं करता था, मैंने माइक बंद किया सिर्फ क्योंकि आप लोग माइक्स का ध्यान नहीं रखते। फिर अब चैट में भी फजूल बातें करोगे तो चैट भी बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। तो आप दोबारा सुनिए, मैंने क्या बोला था? मैंने सवाल पूछा कि जब आपसे मैं पूछूं कि एनर्जी सेल में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहाँ होता है, एनर्जी कहाँ बनती है, सबके जवाब क्या आ रहे हैं बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया आ रहे हैं, यस और नो? क्योंकि हमने सेल के चैप्टर में पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यस और नो बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। लेकिन आज इसमें एक नॉलेज ऐड कर लो बेटा। यस, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस, लेकिन इसमें एक बात और ऐड कर लो बेटा। जब ग्लूकोज सेल के अंदर आता है, समझना बेटा, जब ग्लूकोज सेल के अंदर आता है तो इसकी ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में ही शुरू हो जाती है। व्हाट इज दिस पार्ट? साइटोप्लाज्म। एक नॉलेज जो आपने पढ़ी है कि माइटोकॉन्ड्रिया की पावर हाउस, वो गलत नहीं है, लेकिन उसमें एक एड ऑन कर लो कि ग्लूकोज जब सेल के अंदर आता है तो उसका ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में ही शुरू हो जाता है, एंड देन दिस ब्रेकडाउन कंटिन्यूज इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये मैंने क्यों बताया? बिकॉज आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू नो एवरीथिंग लॉजिकली। क्या कहा मैंने बेटा? सबको समझना पड़ेगा। क्या कहा हमने? कि ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है, वेदर एरोबिक हो एनारोबिक हो, याद रखें ग्लूकोज सेल के अंदर आता है साइटोप्लाज्म में, और उसका ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में ही शुरू हो जाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही ग्लूकोज ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है, and it converts into something, and then that something goes into mitochondria where the further breakdown continues and large amount of energy is produced. ऑक्सीजन किस पॉइंट पे इन्वॉल्व होती है बेटा? ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व नॉट इन साइटोप्लाज्म बट इन माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन जो आ रही होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में आ रही होती है। तो मैंने ये क्यों बताया मेरे बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया के पास वो इसेंशियल्स हैं जो ग्लूकोज को कंप्लीटली तोड़ सकते हैं, साइटोप्लाज्म के पास नहीं है। तो साइटोप्लाज्म जो जितना साइटोप्लाज्म ब्रेकडाउन कर सकता है वो साइटोप्लाज्म करता है, बाकी जो स्पेशल ब्रेकडाउन चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया की एबिलिटी है, बाकी सेल के पास नहीं है। अब लिसन वेरी केयरफुली, तो ऑक्सीजन कहां इन्वॉल्व होती है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, मुझे जवाब देना सारे के सारे बच्चों, 60 के करीब बच्चा बैठा हुआ है, मुझे सबसे जवाब चाहिए। अब जो मैं पूछूंगा मुझे जब यस और नो में जवाब देना। एरोबिक ब्रेकडाउन शुरू होगी साइटोप्लाज्म से और खत्म होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, यस और नो? एरोबिक ब्रेकडाउन शुरू होगी साइटोप्लाज्म से और खत्म होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। एक बार और, एरोबिक ब्रेकडाउन शुरू होगी साइटोप्लाज्म से और खत्म होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन, व्हेन वी टॉक अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं है। जब ऑक्सीजन नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व, बोलो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं होगा। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली इन साइटोप्लाज्म। बात समझ रहे हो? पूरी बात पहले मैंने बताई। असल में क्या हो रहा है कि ग्लूकोज व्हेन कम्स इनटू द सेल, द ब्रेकडाउन बिगिंस इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, एंड देन इट कंटिन्यूज इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब हम बात करते हैं एरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन की, इट बिगिंस इन साइटोप्लाज्म एंड देन it continues in mitochondria and it ends in mitochondria. However, when oxygen is not there, mitochondria does not take part, and therefore the anaerobic respiration only occurs in the cytoplasm. Yes or no? Yes or no बच्चों? गुड हो गया, गुड हो गया। तो इसी पॉइंट को हम यहां लिखेंगे बच्चों, आखिरी पॉइंट है कंपैरिजन का। This process involve both cytoplasm and, बेटा ये मैंने ऐसा क्यों बताया? लिसन वेरी केयरफुली, ये मैंने ऐसे इसलिए बताया कि एग्जाम में एमसीक्यू आ जाता है।
एग्जाम में एमसीक्यू आ जाता है, और बच्चों के ध्यान में क्या होता है कि पावर हाउस तो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो सिर्फ सवाल आता है कि एनर्जी इन्वॉल्व करने में कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं, तो बच्चे सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वॉल्वमेंट समझ रहे होते हैं, बट यू एज माई स्टूडेंट शुड नो दैट साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया बोथ गेट इन्वॉल्व। ठीक है। हाउएवर व्हेन वी टॉक अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन, जैसा कि मैंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, तो हम कहेंगे दिस प्रोसेस involves cytoplasm only, no mitochondria। इसमें माइटोकॉन्ड्रियल इन्वॉल्वमेंट बच्चों नहीं होती। आर वी गुड टू गो? आर वी गुड टू गो इन दिस कंपैरिजन बच्चों? एक एक पॉइंट लॉजिकली समझ आ गया? एक एक पॉइंट समझ आ गया मेरे बच्चे? हमने बहुत ही इसको ब्रेक डाउन कर करके किया। हमने क्या किया बेटा? हमने कहा भाई व्हाट इज एरोबिक, ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ब्रेक डाउन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां ऑक्सीजन चाहिए क्यों? ताकि ग्लूकोज कंप्लीटली टूटे, यहां पार्शियली टूटेगा, यहां लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बनेगी, यहां कम बनेगी। यहां पर जब कार्बन चेन कंप्लीटली टूट जाएगी, बेटा वीडियो बंद करें, किसी बच्ची की वीडियो खुली हुई है, ठीक है जी। आमना मेरे ख्याल है आपकी वीडियो खुल गई थी। सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट्स बनेंगे जब कार्बन चेन कंप्लीटली टूट जाएगी, तो सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट्स बनेंगे, यहां पर रेसिडुअल प्रोडक्ट्स बनेंगे, यहां पर साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया दोनों इन्वॉल्व होगा, यहां सिर्फ साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं होगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? चलो बेहतरीन हो गया। तो मेरे बच्चे इसको मैंने हेड टू हेड कंपैरिजन में इसीलिए कराया ताकि तुम्हें एक झटके में एक गो में याद हो जाए। अब आगे चलते हैं। नाउ वी हैव टू टॉक मोर अबाउट एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो बेटा अब हेडिंग बना लें एन एरोबिक रेस्पिरेशन बच्चों। अब हमें एन एरोबिक रेस्पिरेशन की फर्दर डिटेल में जाना है, पैटर्न समझना है बेटा। पहले हमने रेस्पिरेशन समझा, फिर हमने रेस्पिरेशन के स्टेजेस की बात की, फिर हमने उसमें टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन की बात शुरू की, उसमें एरोबिक और एनएरोबिक को कंपेयर किया, और अब हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं फर्दर एन एरोबिक रेस्पिरेशन की। ठीक है जी। चलो मेरे बच्चा डेफिनेशन लिखते हैं बच्चे। व्हाट इज एनएरोबिक? अभी बताया था व्हाट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन बच्चों। द प्रोसेस ऑफ, अभी लिखी थी ना बेटा डेफिनेशन, ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स organic compound like glucose without oxygen is called anaerobic respiration। yes or no बच्चों? डेफिनेशन यही है, कोई मसला? चलो अब मेरे बच्चे हम एन एरोबिक रेस्पिरेशन की टाइप्स में जा रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन। बेटा मिक्स नहीं कर देना, पहले हमने कंपैरिजन ले लिया एरोबिक एनारोबिक का, अब हम फर्दर डिटेल्स ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन में जा रहे हैं। डेफिनेशन हमने दोबारा से लिख दी, और अब हमने कहा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन की फर्दर टाइपिंग समझते हैं। बेटा एन एरोबिक रेस्पिरेशन इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। नंबर वन इज व्हाट वी कॉल lactic acid. Number one is what we call lactic acid fermentation. And number two is what we call ethanolic slash alcoholic fermentation. तो अब हमने क्या पढ़ना है बेटा? ये पढ़ना है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ना है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ना है। ठीक है जी। याद रखें ये वाला जो प्रोसेस है ये एनिमल्स में और बैक्टीरिया में होता है,
ए बी, निमोनिक याद रखें, ए बी, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। एंड ये वाला प्रोसेस होता है यीस्ट में एंड प्लांट्स। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट तो है याद रखने के लिए, क्योंकि एमसीक्यू में भी डायरेक्ट आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड इथेनॉलिक फर्मेंटेशन, दीज आर दी टू टाइप्स ऑफ, these are the two types of anaerobic respiration। अब हम पहले बात करेंगे बेटा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की, एंड देन we'll talk about ethanolic fermentation। तो हेडिंग बना लीजिए बच्चों, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। हेडिंग बना लो बच्चे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अच्छा बेटा, पहले तो समझ लीजिए, अभी मैंने बताया था ये प्रोसेस कहां कहां पर हो रहा है बेटा, हमारे अंदर भी हो रहा है और बैक्टीरिया के अंदर भी हो रहा है। फर्क ये है कि एनिमल्स के अंदर या इंसान के अंदर ये प्रोसेस नॉर्मली नहीं होता। डू वी सर्वाइव और कैन वी सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और इज द नॉर्मल पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन इज एनारोबिक? नो। तो ये वाला प्रोसेस एनिमल्स के अंदर नॉर्मली नहीं होता, बट बैक्टीरिया के अंदर नॉर्मली होता है। लिसन दिस, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस जो हमारे अंदर या एनिमल्स की बॉडी में नॉर्मली नहीं होता, स्पेशल कंडीशंस में होता है। मैं बताता हूं कब होगा, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर नॉर्मली ही होता है। ठीक है जी। अब सुनिए, पहले हम अपने रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ह्यूमन के रेफरेंस से बात कर रहे हैं कि कब होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। याद रखो बेटा, अपनी बात को गौर सुनना मेरे बच्चे। जब हम नॉर्मली, वी ऑल नो दैट वी आर सर्वाइविंग ऑन एरोबिक रेस्पिरेशन, हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है और हम एयर ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, और वो हम यूज कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी बॉडी की इंस्टेंट डिमांड ऑफ एनर्जी, जब हमारी बॉडी की इंस्टेंट डिमांड ऑफ एनर्जी, इंस्टेंट डिमांड का मतलब यानी इन अ पर्टिकुलर टाइम हमारी बॉडी की एनर्जी डिमांड बढ़ जाए, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे इंस्टेंट डिमांड ऑफ एनर्जी बढ़ जाए, लॉन्ग टर्म डिमांड नहीं, इंस्टेंट डिमांड ऑफ एनर्जी। मसलन आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुत्ता पीछे लग गया, जिम में भाग रहे हैं, जिम में हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, या अल्लाह आपका भला करे आज आप अपार्टमेंट में 10वें फ्लोर पे रहते हैं और आज आपकी लिफ्ट काम नहीं कर रही, आपने 10 फ्लोर चढ़े, ठीक है ना, और उसके बाद फिर उतरे, फिर चढ़े, तो आपको क्या नजर आएगा? कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपकी बॉडी की इंस्टेंट डिमांड बढ़ जाए, जैसे कि विगरस एक्सरसाइज। ठीक है, तो मेरे बच्चा ऐसी कंडीशन में होता क्या है, लिसन वेरी केयरफुली। होता ये है कि नॉर्मली वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, ठीक है, लेकिन व्हेन द इंस्टेंट डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई, जब बॉडी को एनर्जी ज्यादा से ज्यादा चाहिए, बहुत, मेरी बात को अब गौर सुनना बेटा, बिल्कुल अटेंशन हटाना नहीं। ठीक है, क्या कहा मैंने कि जब बॉडी को इंस्टेंट डिमांड चाहिए एनर्जी की ज्यादा, और उसके लिए नॉर्मली वी यूज ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन आएगी, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगी तो एनर्जी बनेगी, लेकिन इस वक्त हमें एनर्जी की डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा है। तो होता यह है कि मेरे बच्चे ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन इनटेक करने की एक मैक्सिमम रेट है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मेरी बात को नॉर्मली बैठ के सुन रहे हैं ना, तो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो है एक अडल्ट का, वो 12 ब्रेथ्स पर मिनट होता है। यानी आप 1 मिनट में रफली 12 बार सांस लेते हैं। ये एक नॉर्मल इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग की बात कर रहा हूं। अगर आप वॉलेंटरीली करेंगे कॉन्शियसली तो 12 नहीं होगा, 12 से भी कम हो जाएगा शायद, या 12 से ज्यादा हो जाए, लेकिन एक नॉर्मल जो एवरेज ब्रेथ पर मिनट होती है वो 12 होती है। बच्चों में थोड़ी ज्यादा होती है, बच्चों में 20 तक होती है। लेकिन इमेजिन करें कि अगर मैं भाग रहा हूं, मैं ट्रेडमिल पे भाग रहा हूं, जिम में काम कर रहा हूं, और मुझे ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए टू मेक मोर एनर्जी, तो मैं कितनी ज्यादा ले लूंगा भाई? ऑक्सीजन इंटेक करने की तो एक स्पीड है ना, मैं क्या करूंगा ज्यादा ज्यादा भाई, इस अगर मैं बहुत ज्यादा जल्दी भी ब्रीथ करने की कोशिश करूंगा, तब भी मैं इतनी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ही ले सकता हूँ ना, उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन दैट पर्टिकुलर टाइम नहीं ले सकता।
conclusion of the story is कि when the body is in instant demand of energy, तो ऑक्सीजन का जो intake है वो limited है. तो इसका मतलब है now the oxygen which we are intaking is not enough. वो ऑक्सीजन enough नहीं है to produce energy. तो बेटा फिर क्या होता है, बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, तो बॉडी क्या करती है, थोड़ी देर के लिए टेम्पोररीली आपकी बॉडी में, यहां हार्ट में, किडनी में, लिवर में, इंटेस्टाइन में, नहीं नहीं नहीं, ओनली इन योर स्केलेटल मसल्स. जब आपकी बॉडी इंस्टेंट डिमांड ऑफ एनर्जी उसकी बढ़ती है और ऑक्सीजन उस रेशो में नहीं आ रही होती, तो इन दैट सिनेरियो आपकी बॉडी में सिर्फ, ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जो ये सोचते हैं कि शायद जब हमारी इंस्टेंट डिमांड बढ़ती है एनर्जी की तो पूरी बॉडी में एनारोबिक प्रोसेस शुरू हो जाता है. दैट्स नॉट करेक्ट. जब आपकी इंस्टेंट डिमांड ऑफ एनर्जी बढ़ती है ओनली इन योर स्केलेटल मसल्स. व्हाट डू वी मीन बाय स्केलेटल मसल्स? वो मसल जो हड्डियों से अटैच हैं, वो मसल्स जो हड्डियों से अटैच हैं, बाइसेप, ट्राइसेप, फोरआर्म के मसल, हैंड के मसल, थाई के मसल्स, लेग के मसल, ओनली इन दीज मसल्स विच आर अटैच टू योर स्केलेटन. सिर्फ इन मसल्स के अंदर थोड़ी देर के लिए बॉडी डिमांड ऑफ एनर्जी पूरी करने के लिए ग्लूकोज को बगैर ऑक्सीजन के तोड़ना शुरू कर देती है, बिकॉज वी हैव गॉट लार्ज रिजर्व्स ऑफ ग्लूकोज. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर इस सिनेरियो को तुम सही समझ पा रहे हो, तो क्या यहां जब ग्लूकोज बगैर ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन हो रहा है, तो क्या एरोबिक रेस्पिरेशन को रोक के हो रहा है, हॉल्ट कर दिया हमने, या अलोंग विद एरोबिक हो रहा है? अलोंग हो रहा है. तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझना है कि अलोंग विद एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन तो अपने मैक्सिमम पर हो रही है, लेकिन टू सपोर्ट दैट एनर्जी डिमांड बॉडी क्या करती है, ओनली इन योर स्केलेटल मसल्स आपकी बॉडी क्या करती है, ग्लूकोज को बगैर ऑक्सीजन के ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है और उस प्रोसेस में एनर्जी को बनाती है. लेकिन वी ऑल नो कि जब ग्लूकोज बगैर ऑक्सीजन के टूटता है हमारी बॉडी में, तो क्या होता है, एनर्जी तो बनती है, लेकिन along with energy what is produced बच्चों, along with energy what is produced, lactic acid. अच्छा यहां पर मैं कार्बन काउंटिंग बच्चों को बताता हूं. देखो ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, एंड लैक्टिक एसिड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड. लैक्टिक एसिड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड. तो कितने कितने लैक्टिक एसिड बनेंगे एक ग्लूकोज के टूटने पर बेटा? एक ग्लूकोज के टूटने पर कितने लैक्टिक एसिड बनेंगे? अगर यहाँ 6 कार्बन है और यहाँ 3 है तो कितने बनेंगे? 2. तो मेरे बच्चे क्या होता है समझो, नॉट इन योर कंप्लीट बॉडी बट ओनली इन योर skeletal muscles. Only in your skeletal muscles the glucose is broken down without oxygen to rapidly supply energy, to rapidly give energy. Along with this aerobic रेस्पिरेशन चल रही है और along with aerobic respiration glucose is broken down, और ताकि सपोर्ट कर सके, और something is better than nothing वाला प्रिंसिपल कि कुछ एनर्जी और दे दें, कुछ एनर्जी और दे दें, कुछ सपोर्ट और कर दें, और इस प्रोसेस में बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है. बट along with it body also get what, lactic acid. is that clear? अच्छा नाउ लिसन वेरी केयरफुली. मेरा बच्चा इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, समझो. होता क्या है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, एनर्जी बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, विग्रेस एक्टिविटी कर रहे हो, एनर्जी बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, लेकिन साथ में लैक्टिक एसिड भी बनता जा रहा है. तो अब ये लैक्टिक एसिड क्या पूरी बॉडी में बन रहा है, सिर्फ मसल में बन रहा है बच्चों? लैक्टिक एसिड पूरी बॉडी में बन रहा है, मसल में बन रहा है? ओनली इन योर मसल. तो एनर्जी जितनी ज्यादा बन रही है साथ में लैक्टिक एसिड. अब देखो लैक्टिक एसिड का नाम बता रहा है कि ये एसिड है, इट्स अ वीक एसिड. लैक्टिक एसिड इज अ वीक एसिड. तो होता ये है कि व्हेन लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट्स इन योर मसल, जब लैक्टिक एसिड तुम्हारे मसल्स में जमा होता है, बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक इफेक्ट इट कॉज अ मसल कंडीशन कॉल्ड मसल फटीग. It causes a muscle condition called muscle fatigue. It causes a muscle condition called muscle fatigue. लैक्टिक एसिड जब तुम्हारे मसल्स में जमा होता है, देखा है तुमने जो नए नए जिम जाते हैं वो क्या करते हैं, जिम गए, थोड़ा सा डंबल उठाया और उसके बाद आईने में खड़े होकर ऐसे डंबल दिखा रहे होते हैं, है जी, ये पंप हो गया जी, पंप हो गया, है जी, पिक्चर्स खींच रहे होते हैं. क्या होता है कि जब जिम जाकर उन्होंने डंबल उठाए, थोड़ा सा किया, तो क्या हुआ, बहुत सारा लैक्टिक एसिड बन गया. तो वो लैक्टिक एसिड मसल में क्या हो जाता है,
अक्यूमुलेट होता है। तो लैक्टिक एसिड की वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से मसल आपको पंप अप लगने लगता है। वो असल में क्या है, अंदर लैक्टिक एसिड खड़ा हो गया है, लैक्टिक एसिड की वजह से वो मसल पंप अप लगने लग जाता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही मेरे बच्चा? तो क्या कहा हमने कि व्हेन द बॉडीज इंस्टेंट डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई, जब बॉडी की इंस्टेंट डिमांड एनर्जी की ज्यादा होती है, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन अलोन इज नॉट केपेबल ऑफ फुलफिलिंग द डिमांड, देन टेम्पोररीली सिर्फ हमारे स्केलेटल मसल्स में ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन विदाउट ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, एंड along with it lactic acid is also produced. This lactic acid accumulates in muscle, and the accumulation of lactic acid in muscle called causes a muscle condition called मसल फटीग। इसमें क्या होता है, मसल फटीग किसे कहते हैं? क्रैम्प को नहीं कहते बेटा, क्रैम्प इज डिफरेंट, क्रैम्प को किसी और वजह से होता है, मसल फटीग कहते हैं मसल में एक अनकंफर्टेबल फीलिंग को, जिसको आप दर्द कह लें, पेन कह लें, क्रैम्प नहीं, क्रैम्प इज डिफरेंट थिंग। तो क्रैम्प फटीग को मिक्स नहीं कर देना। मसल फटीग कहते हैं आसान लफ्जों में मसल में दर्द सा हो जाता है, मसल में अनकंफर्टेबल फीलिंग हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जिम जाकर आते हो तो आप थका हुआ महसूस कर रहे हो, या आपकी कोई बड़ी बहन थी, या ठीक है ना, शादी में उन्होंने अपना बच्चा आपकी गोद में पकड़ा दिया और कहा भाई मैं जा रही हूँ फोटो शूट के लिए, जरा अपने भांजे को भतीजे को संभालो। अब आप गोद में लेकर उसको 1 घंटे से घूम रहे हो, तो क्या होता है फिर आप जब उसको उतारते हो तो मसल आपको बहुत ही ज्यादा अपना टेंडर सा महसूस हो रहा होता है। इसी तरह अम्मी आपको उठा के सुपरमार्केट ले गई, और आज अम्मी ने पूरे महीने की ग्रोसरी एक साथ कर ली, और उसके बाद जनाबे अली जब आप घर लेकर ग्रोसरी पहुंचे तो पता चला लिफ्ट चल नहीं रही है, सारी ग्रोसरी हाथ में उठाकर आप घर पहुंच रहे, तो क्या होता है फिर आप देखते हैं मसल क्या हो गई, फटीग हो गई। समझ आ रही बात नहीं आ रही? तो मसल फटीग इज अ कंडीशन कॉज्ड बाय लैक्टिक एसिड, क्रैम्प्स आर अ डिफरेंट थिंग्स। इज दैट क्लियर बच्चों? इज दैट क्लियर? अब मुझे जल्दी से बात बताओ, क्या ये जो मसल फटीग होती है ये खुद ब खुद ठीक नहीं हो जाती? 2 4 6 घंटे के बाद खुद ब खुद यह रहती है, ठीक हो जाती है ना बेटा? क्यों हो जाती है? क्योंकि अल्लाह ने करम किया है बेटा। क्या करम किया है? देखो बेटा, होता यह है कि लैक्टिक एसिड जब बन रहा है तो बनता रहता है, लेकिन जब आप नॉर्मल हो गए, जब आप एक्सरसाइज वाली कंडीशन से बाहर आ गए, तो अल्लाह ताला ने क्या निजाम बनाया कि लैक्टिक एसिड नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली इज शिफ्टेड। लैक्टिक एसिड को स्लोली और ग्रेजुअली हम मसल से शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं इनटू लिवर। जैसे जैसे लैक्टिक एसिड, जैसे जैसे लैक्टिक एसिड मसल से जाना निकलना शुरू होता है, वैसे वैसे मसल की फटीग जाती रहती है, मसल की फटीग कम होती रहती है, यहां तक कि सारा का सारा लैक्टिक एसिड हम कहां भेज देते हैं? लिवर में। कहां भेज देते हैं बच्चों? लिवर में। एंड देन लिवर, सुनना बेटा, लिवर कैन कन्वर्ट दिस लैक्टिक एसिड। जब आप रिलैक्स हो गए मेरे बच्चे, लिवर कैन कन्वर्ट दिस लैक्टिक एसिड बैक टू ग्लूकोज। liver can convert lactic acid back to glucose by using some extra amount of oxygen। देखो आपने नोट किया होगा कि जब आप विगरस एक्सरसाइज वाले फेज से बाहर आते हो तो आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, आप डीप ब्रीथ करने लग जाते हो। व्हाई डीप ब्रीथ आफ्टर एक्सरसाइज? बिकॉज एक्सरसाइज के दौरान आपकी ऑक्सीजन कम पड़ गई थी ना, एक्सरसाइज के दौरान ऑक्सीजन कम पड़ गई थी, यस और नो? तो अल्लाह ने क्या निजाम बनाया, बॉडी को ऐसे ट्रेन किया कि जिस वक्त जरूरत थी उस वक्त लैक्टिक एसिड बनता रहा, बनता रहा, बनता रहा, बनता रहा। बॉडी ने कहा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम बैक एंड में मौजूद हैं, अभी अपने काम पर तवज्जो दो। बट जैसे ही आप उस फेज से बाहर आए, लैक्टिक एसिड इज शिफ्टेड इनटू लिवर, एंड लिवर नाउ कन्वर्ट लैक्टिक एसिड बैक टू ग्लूकोज। लेकिन लिवर क्या कहता है मेरे बच्चे कि मैं ऐसे नहीं करूंगा, मुझे इसको कन्वर्ट करने के लिए अदर एक्सेस ऑक्सीजन चाहिए। तो आपकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो डीप ब्रीथ में चेंज हो जाता है, और आप एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कहां देते हो? लिवर में। और मेरे बच्चे, this amount of oxygen which is used by the liver to convert lactic acid back to glucose is called oxygen debt. This amount of oxygen which is used by the liver to convert lactic acid back to glucose is called oxygen debt. ये ऑक्सीजन का क्या है बेटा? कर्जा है, कर्जा। याद रखो, वो ऑक्सीजन जो यहां पर कम पड़ गई थी, आपने वो ऑक्सीजन दोबारा से प्रोवाइड कर दी, लेकिन वक्त तो निकल गया ना, जो मूवमेंट ऑफ एक्शन था वो तो निकल गया, यस और नो?
दोबारा समझो मेरे बच्चे, आपके मसल में जब जरूरत पड़ी तो लैक्टिक एसिड बना लिया, एनर्जी भी बना ली, फिर लैक्टिक एसिड को शिफ्ट किया, वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया। हम कहते हैं ना, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, अल्लाह ने ऐसे बनाया। समझ आ रही है बात? और इस लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट करने के लिए वापस जो ऑक्सीजन पहले कम पड़ गई थी, अब वो चाहिए होगी आपको, एंड दैट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजन डेट। तो मुझे आखिरी जुमला बताना कि लैक्टिक एसिड का बनना हमारी बॉडी में रिवर्सिबल हुआ या नहीं हुआ? रिवर्सिबल हुआ। इसका मतलब जब जब बॉडी को जरूरत पड़ेगी तो बॉडी लैक्टिक एसिड बनने देगी बगैर किसी टेंशन के। क्यों? क्योंकि बॉडी को पता है कि बाद में हम इसको क्या कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे। यस और नो? क्लियर है मेरे बच्चे? अब ये लिखने का वक्त तो नहीं है, इसलिए मैं आपको एक दूसरी फाइल सामने लगा रहा हूं। आप इस चीज के स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और क्लास के बाद लिख लीजिएगा ये जो मैंने बताया। ठीक है, मैं आपको एक दूसरी फाइल पे ले जा रहा हूं, आप यहां से कॉपी कर सकते हैं जो मैंने भी आपको बताया। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बाद ये काम कर लेना, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बच्चों, दिस एक्सप्लेनेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन डन। एवरीबडी प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये क्लास के बाद नोट कर लेना क्योंकि कल हम इसके आगे बढ़ेंगे। डन, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल। ये जो मैंने आपको अभी बताया सब कुछ, ये है उसका स्क्रीनशॉट। बेटा फर्मेंटेशन इसी प्रोसेस को कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं जब कोई भी ग्लूकोज बगैर ऑक्सीजन के टूटे। फर्मेंटेशन इज अनदर वर्ड फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन। मेरे बच्चे ये प्रोसेस समझ आया? देखो क्या लिखा है, मैं क्विकली देखो। ड्यूरिंग विग्रेस एक्टिविटी इंस्टेंट डिमांड ऑफ एनर्जी गोज अप एंड एरोबिक रेस्पिरेशन डज नॉट रिमेन इनफ टू फुलफिल एनर्जी डिमांड, देन ओनली इन स्केलेटल मसल्स प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक ब्रेकडाउन बिगिंस। फिर हमने क्या लिखा? ग्लूकोज टूटेगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा, मसल में बनेगा, मसल से कहां चला जाएगा, लिवर में, और लिवर उसको वापस कन्वर्ट कर देगा बाय यूजिंग ऑक्सीजन, देन दैट ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजन डेट। डिफाइन किया ऑक्सीजन डेट को, व्हाट इज ऑक्सीजन डेट? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड बाय द लिवर टू कन्वर्ट लैक्टिक एसिड बैक टू ग्लूकोज। यस और नो? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। एवरी पॉइंट इज क्लियर? यस और नो? इज एवरी पॉइंट क्लियर बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये वाला पार्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया। टुमारो वी विल डिस्कस दिस पार्ट एंड दैट वुड एंड द चैप्टर। कल हम लोग ये वाला पार्ट करेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा।